हम चलेंगे थोड़ा धनंजय जुन्नड़कर जी के पास। धनंजय जुन्नड़कर जी, क्या लग रहा है आपको, अयोग्यता अगर सिद्ध हो जाती है तो फिर से सत्ता पा जाएंगे आप? महा विकास अघाड़ी की सरकार फिर बनने वाली दिख रही है। जो आज की दलीलों में जो कोर्ट का रुख दिखा, जो दलीलों के सवाल जवाब हुए, उसमें कहीं न कहीं दिख रहा है कि उद्धव गुट का पलड़ा भारी तो दिख रहा है, लेकिन जब तक जजमेंट नहीं आया तब तक क्या कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल, आप ये भी देखिए कि हम लोग पहले दिन से, जिस दिन से ये बगावत हुई है, उस दिन से हम लोग आपके सामने बात रख रहे हैं कि एक असंवैधानिक सरकार है और इस सरकार को किसी प्रकार से संविधान का भी समर्थन नहीं, जनता का भी समर्थन नहीं है। और ये सरकार जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार और प्रलोभन के माध्यम से आई हुई सरकार है। ये सरकार की आज से अपन 3 दिन देखिए, जो भी सुनवाई हुई है उसमें उन्होंने पांच जजों की बेंच अभी ये सुन रही है। अभी इसको आपने जो कहा, नवाब राबिया का केस अगर उसको आपको हटाना है तो उसको कम से कम 7 जज की बेंच अगर सुनेगी तब वो हट सकता है। तो अभी 7 जजों की बेंच, मतलब 2 जज बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं, इसके ऊपर अभी विचार करना है उनको, इसलिए फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। आप देखिए थोड़ा सा, जो आपने जून महीने का कहा कि आप देखिए इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है, किसी भी क्रिमिनल की जैसे कोई मोडस ऑपरेंडी है, ऐसे ये मोडस ऑपरेंडी को ये लोग लोटस, ऑपरेशन लोटस वगैरह ऐसे से बड़े बड़े शब्द देते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया, इन्होंने कर्नाटक में भी ऐसा किया, इन्होंने गोवा में भी ऐसा किया। जहां ये चुन के आते वहां अपनी सरकार बनाते, जहां चुन के नहीं आते वहां ईडी, सीबीआई और प्रलोभन और भ्रष्टाचार का ये वहां मदद लेके इस विरोधी पार्टियों को आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में भी वही हो रहा है, आप ये देखिए कि जो भी वही हो रहा है, आम आदमी पार्टी उससे जूझ रही है। बिल्कुल, आप देखिए सर, हर छोटी पार्टी को ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, विरोधी पार्टी का आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने जो 2-3 पॉइंट जो आपने बोले और जो आज की सुबह से जो बहस चल रही थी, कपिल सिब्बल जी ने डाले, बहुत सॉलिड पॉइंट है। आप देखिए कि एक अनआइडेंटिफाइड ईमेल अकाउंट में से आपको एक ईमेल आता है और उसमें कहते हैं कि आपके ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है। वो उसमें किसी की उसमें से जो सिग्नेचर्स है, वो जिसके सिग्नेचर्स है उसमें से कुछ एमएलए ने ये भी कहा था हमने कोई सिग्नेचर किए नहीं। ये सब मुद्दे कभी सामने पिक्चर में आए ही नहीं। और इन्होंने जो कहा था कि बहुत शॉर्ट टर्म हमको दिया है और वो खाली हमको समय बढ़ा के दीजिए, ये एक मुद्दे के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो उस समय के जो सीजीआई थे उन्होंने कहा था ठीक है, इनको कम समय दिया गया है तो इनको समय बढ़ा के देते, 7-7 दिन का कम से कम समय दो। तो अगर वो समय देने के बाद अगर समय आपको मिल गया है तो वो पिटीशन वहां खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ये वो पिटीशन कायम रखी गई। और आपको मैं आज के जो युक्तिवाद हुआ है उसमें से 2 चीज बताता हूं कि इन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से इनको कम समय दिया, इनको समय ज्यादा देना चाहिए था। तो वो पॉइंट के ऊपर जो 3 केसेस उन्होंने डाली है कि मध्य प्रदेश का एक जजमेंट का साइटेशन डाला उन्होंने, बाद में गोवा के जो रवि नायक वाला जजमेंट है वो भी उन्होंने डाला। दोनों साइटेशन में केवल सभापति ने केवल 2-2 दिन का समय दिया था। और तीसरा केस था श्रीमंत पाटिल वर्सेस येदुरप्पा, तो ये कर्नाटक वाला, इसमें 3 दिन का समय था। मतलब पहले के 2 केस में 48 आवर्स मिले, तीसरे केस में 72 आवर्स मिले। वो हिसाब से महाराष्ट्र में उनको ठीक समय दिया गया था। और वो उनको, अगर ये ईमानदार है और ये अपने हिसाब से अच्छे से चल रहे हैं तो इनको सूरत, गोवा और गुवाहाटी जाने का जरूरत नहीं था। वो यही बैठ के मीटिंग ले सकते थे पार्टी की, क्योंकि वो व्हीप जो था, व्हीप देने वाला आदमी भी हमारा है, मीटिंग हम ले रहे हैं, मंत्री हमें और महाशक्ति भी उनके पास है, वो हिसाब से वो ये कर सकते थे। और आज के और 2 पॉइंट सबसे बड़े महत्व के हैं कि अगर आप मान लो कि कोई भी अगर स्पीकर अगर आपके खिलाफ कोई सुनवाई करने वाला है, आप खाली एक ईमेल कर दो या एक 4 लाइन का लेटर डाल दो कि आपके ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है, तो कभी सुनवाई होगी नहीं और इस प्रकार से पूरी पार्टी हाईजैक हो जाएगी। अगर यही उदाहरण रहा तो 10वें शेड्यूल का घटना में संविधान का कोई औचित्य भी नहीं रहेगा। और अगर यही आपका पॉइंट है तो मान लो राज ठाकरे की पार्टी में तो एक ही एमएलए है, वो एमएलए बोल देगा कल की मैं ही पार्टी हूं, राज ठाकरे का कोई वैल्यू नहीं है। रामदास आठवले की कोई समझो, मान लो उनके कुछ नगर सेवक हो सकते हैं, प्रकाश अंबेडकर जी के कुछ नगर सेवक हो सकते हैं, कल को वो भी एप्लीकेशन कर लेंगे चुनाव आयोग में कि हम ही पार्टी है क्योंकि हम जीत के आए हैं। तो इस प्रकार से अगर होने लगा
तो पार्टी और संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। जिसके पास पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, वो अपने डर से, भय से, प्रलोभन से आपको चुने हुए प्रतिनिधि को रातों रात किडनैप कर लेंगे या डरा धमका के अपने पास लेंगे और गवर्नमेंट ऐसी खत्म हो जाएगी, जनतंत्र खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए, मेल तो इनके किसी विधायक के ईमेल आईडी से मेल आया है, तो क्या उसको मेल को नहीं मानेंगे साहब? जब कोरोना काल चल रहा था, आप ऑनलाइन अधिवेशन करते थे, ऑनलाइन डिसीजन ले लेते थे, ऑनलाइन मीटिंग करते थे, सब तो ऑनलाइन ही होता था, सब तो मेल के जरिए होता था। नहीं सर, आप देखिए ये जो नियम है कि आपका इनको गवर्नमेंट ने बाकायदा आइडेंटिफाई किए हुए ईमेल दिए गए हैं। कल को मैं अपने ईमेल आईडी से बता दूं कि ये मेरा नाम नीचे सिग्नेचर करूं और बोलूं, आपका नाम का ईमेल आईडी सर 2 मिनट में खुल जाएगा। आपका नाम का मैं खोल दूं और मैं किसी को ईमेल कर दूं, ऐसा नहीं होता सर। गवर्नमेंट ने उनको ईमेल आईडी बाकायदा दिए हुए, उसमें पासवर्ड दिए हुए, उसमें से आपको ऑथेंटिसिटी होती है। आप एक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास दे रहे हैं अनआइडेंटिफाइड ईमेल से, और उसमें से जो सिग्नेचर है वो एमएलए खुद टीवी पे आके बोल रहे हैं कि ये सिग्नेचर हमारी नहीं है। तो ऐसे केस में आप सोचिए सर कि अगर एक सभापति जैसा आदमी जिसने केवल नोटिस दिए, कोई हियरिंग हुई नहीं, आपका अभी तक सुना नहीं, आपके खिलाफ कोई डिसीजन दिया नहीं, और आप उसी सभापति या वो डेप्यूटी स्पीकर को आप निकाल के नए आदमी को आप वहां लेके आते हो, किस प्रकार का राज्यपाल ने इसके अंदर पॉलिटिकल ये लिया है? ये भी कल इसके ऊपर भी टिप्पणी आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने कल भी की थी कि राज्यपाल पॉलिटिकल अरेना में ना आए और वो अपने काम से काम रखे। ठीक है, ठीक है।